नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बिजली की कमी से मेट्रो और अस्पताल संकट में। गाजियाबाद में नगर निगम और जिला पंचायत की बैठक। और सहारनपुर में माहौल खराब करने की साजिश, पुलिस ने की नाकाम। देश के कई बड़े पावर प्लांट्स पर कोयले की कमी की खबरें आने लगी हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। दिल्ली ने केंद्र सरकार से कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। अगर बिजली की कमी हुई तो मेट्रो और अस्पताल भी प्रभावित हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बढ़ती गर्मी के चलते इन दिनों बिजली की मांग भी बढ़ रही है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोयला संकट की भी खबरें आ रही हैं। कोयले की कमी के चलते दिल्ली समेत 12 राज्यों में बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि राजधानी में बिजली आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स पर कोयले की भारी कमी है। ऐसे में दिल्ली में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों समेत कई अहम संस्थानों को बिजली आपूर्ति करने में समस्या आ सकती है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई। सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पर्याप्त कोयला सप्लाई की मांग की है ताकि पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध हो सके और उनसे दिल्ली की सप्लाई जारी रह सके। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। सर, आपने भी खत में कहा था कि बिजली आपूर्ति में बाधा आ सकती है। मेट्रो, अस्पताल, तमाम चीजों को जोड़ा था। तो अभी कितना माने कि अभी बैकअप है या क्या? कोई बैकअप नहीं है। बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता। बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज्यादा होना चाहिए। आज काफी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। दादरी और ऊंचाहार में कितने दिन का कोयला बचा है? लगभग 1 दिन का। परसों के बाद बिजली नहीं होगी? नहीं, मतलब डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके वर्क 21 दिन का कोयला होना चाहिए। 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 दिन 7 दिन का तो हो। 1 दिन के ऊपर काम नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी देखिएगा, ऐसा है, मैं बता दूं आपको, बिजली जो है, बिजली पावर प्लांट में बनाई जाती है। पावर प्लांट में बिजली बनेगी। दिल्ली के पीपीएस हैं सबके साथ। आज तक हमने बिजली को संभाला हुआ है। अगर मान लो जिस पावर प्लांट में 24 घंटे की बिजली कोयला है, अगर वो कोयला खत्म हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। अभी कितनी डिमांड है सर और कितना पीक जा सकता है? अभी 6000 मेगावाट का पीक चल रहा है। दादरी, ऊंचाहार, कहलगांव, फरक्का, झज्जर पावर प्लांट से 1751 मेगावाट बिजली हर दिन दिल्ली भेजी जाती है। दिल्ली को ज़्यादातर आपूर्ति 728 मेगावाट दादरी द्वितीय पावर प्लांट से की जाती है। वहीं ऊंचाहार से 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है। नेशनल पावर पोर्टल की डेली कॉल रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी पावर प्लांट्स पर कोयले की कमी है। दिल्ली सरकार ने बयान जारी करके कहा है, दादरी द्वितीय और ऊंचाहार पावर स्टेशन से बिजली आपूर्ति बाधित होने से दिल्ली मेट्रो और सरकारी अस्पतालों समेत कई आवश्यक संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति में समस्या आ सकती है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि मौजूदा समय में दिल्ली में बिजली की 25 से 30% मांग इन बिजली स्टेशनों के माध्यम से पूरी की जा रही है। अगर इन पावर स्टेशनों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा तो स्थिति विकट हो जाएगी। दिल्ली सरकार हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और ऐसे कदम उठाने का प्रयास कर रही है जिससे लोगों को परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें वार्षिक बजट पेश किया गया। गाजियाबाद का सबसे चर्चित हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी ने खारिज कर दिया। अब इस पर बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी। निगम कार्यकारिणी की हुई बैठक में चालू वित्त वर्ष का मूल बजट और कई अन्य प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में पेश किए गए। कार्यकारिणी में चालू वित्त वर्ष का बजट पास कर दिया गया। बजट के दिए आंकड़ों के मुताबिक रिजर्व में निगम के पास 517 करोड़ रुपए हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए नगर निगम ने करीब 900 करोड़ रुपए की आय और 1367 करोड़ रुपए खर्च का बजट पास किया है। नगर निगम के डाटा के मुताबिक राजस्व से 225 करोड़, लाइसेंस से 13 करोड़, विक्रय से करीब 3 करोड़, किराए से 1 करोड़ आदि मिलाकर 900 करोड़ रुपए की आय दर्शाई गई है। जबकि व्यय के तौर पर नगर निगम इस बार सार्वजनिक निर्माण पर 189 करोड़ रुपए, जल संरक्षण और निस्तारण पर 84 करोड़, प्रकाश पर 19 करोड़ 70 लाख, स्वास्थ्य पर 164 करोड़,
उद्यान पर 35 करोड़, संपत्ति परिवर्तन आदि पर 23 करोड़ मिलाकर 1367 करोड़ रुपए का व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। केवल बजट पे चर्चा होगी, बाकी प्रस्ताव ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन है जो बोर्ड के लिए स्ट्रिक्ट किए जाए, बोर्ड में रखें। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में सबसे पहले बजट पर चर्चा की गई। हाल ही में एक कंपनी द्वारा किए गए सर्वे के बाद लोगों को मिल रहे गलत नोटिस पर भी चर्चा हुई। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि फाइल नोटिस तभी जारी किया जाएगा जब नगर निगम संतुष्ट होगा। कार्यकारिणी में डीएम सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कार्यकारिणी का कहना था कि इस प्रस्ताव पर चर्चा बोर्ड में कराई जाएगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बजट पास हुआ जिसमें कहा गया कि किसी भी कार्य को तभी कराया जाएगा जब बजट सील लागू होगी। इस दौरान नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक निगम के पास पैसा है तभी तक काम कराए जाएंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो कार्य नहीं कराए जाएंगे। हालांकि इमरजेंसी के कार्य होते रहेंगे। टैक्स की वसूली के टारगेट को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तैनात की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जोन में 4-4 कर्मचारी तैनात होंगे। जीआईएस सर्वेयर कंपनी करीब 3.25 लाख के सापेक्ष 2 लाख संपत्तियों की खोज का डाटा पेश किया गया है। नए सर्वे के हिसाब से करीब 5,80,000 प्रॉपर्टी से टैक्स वसूला जाएगा। टॉयलेट की बाहरी दीवार का विज्ञापन के लिए यूज किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी पास हो गया है। नेहरू नगर स्थित ऑडिटोरियम और रमते राम रोड स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को लीज रेंट पर देने, डीएम सर्किल रेट के हिसाब से टैक्स रोपित करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया था। बताया गया है कि इसके लिए आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। निगम की वर्किंग को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पार्किंग सिस्टम डेवलप करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। इसके लिए निविदाएं मांगी गई हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के आवास का हाउस वाटर सीवर टैक्स माफ करने, 175 विकास कार्यों के प्रस्ताव, पार्क और ग्रीन बेल्ट को आम जनता की भागीदारी में विकसित करने, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कर्मचारी ठेके पर रखने की बात मानी गई है। इसके अलावा केबल ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जा रहा है। इसके लिए वार्षिक 5,000 से 7,000 रुपये निगम लेकर लाइसेंस जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक भी हुई। पिछली बार पंचायत की बैठक में 2 विधायकों ने विरोध किया था, इस वजह से बैठक निरस्त कर दी गई थी। इस बार बिना किसी हंगामे के बैठक संपन्न हुई। कई प्रस्ताव पास किए गए। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक आज बिना किसी विवाद के संपन्न हुई। इस दौरान कोई हंगामे की स्थिति नहीं बनी। सर्वसम्मति से बैठक में पुराने प्रस्तावों को ही अनुमोदित करते हुए आय व्यय सहित विकास कार्यों के लिए 33 करोड़ का बजट पास किया गया। पिछली बैठक में हंगामा करने वाले लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर महज कुछ मिनट ही जिला पंचायत कार्यालय में रुके। इस दौरान वह बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। उनके जाने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से बैठक संपन्न हुई। बता दें कि पिछली बैठक में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी के पति व 3 अन्य महिला सदस्य के पति के मौजूद होने पर विरोध जताया था। इसके बाद बैठक में हंगामा बढ़ गया और सभी सदस्यों ने बैठक का वॉकआउट किया, जिसकी वजह से बैठक नहीं हो पाई थी। इस हंगामे के बाद शुक्रवार को फिर से बोर्ड बैठक हुई। हालांकि इस बार भी स्थिति पहले जैसी ही रही, लेकिन इस बार लोनी विधायक की ओर से कोई विरोध नहीं जताया गया। इससे बैठक निर्विरोध चलती रही। इस दौरान सर्वसम्मति से 7 प्रस्तावों पर सहमति बनी। कुल 33 करोड़ का बजट रखा गया, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए का बजट विकास कार्यों के लिए रखा गया। इसमें वेतन आदि भी शामिल किए गए हैं। गांव सुराना में पानी निकासी के लिए नाला निर्माण, सकलपुरा में सड़क निर्माण, समयपुर में रास्ता निर्माण, शहीद मेजर आशा राम त्यागी अस्पताल का जीर्णोद्वार, अमीरपुर गांव में 2 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क सहित 8 प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में 24 में से 13 सदस्य शामिल हुए। हालांकि एक बार को बैठक स्थगित होती नजर आई, क्योंकि बोर्ड बैठक कराने के लिए सदस्यों का कोरम पूरा होता नहीं दिख रहा था। लेकिन विधायक धर्मेश तोमर के आने के बाद कोरम पूरा हुआ। इसके बाद बैठक कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। अलविदा जुमा की नमाज के बाद सहारनपुर में हंगामा हो गया। यहाँ एक मस्जिद के बाहर कुछ लड़के नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया। खुद एसएसपी आकाश तोमर पूरे समय वहां मौजूद रहे। आज सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है।
यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामों पर असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। गाजियाबाद में नगर निगम डीएम सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स निर्धारित करना चाहता है, लेकिन कुछ पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। पार्षद हिमांशु लव का कहना है कि यह निर्णय निर्वाचित बोर्ड का नहीं बल्कि नगर निगम अधिकारियों का है। गाजियाबाद नगर निगम ने जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर गृह कर लगाने की घोषणा की है। पहले निगम की बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर टैक्स निर्धारण किया जाता था। ये दर मेयर दिनेश चंद्र गर्ग के कार्यकाल में निर्धारित की गई थी। अब सर्किल रेट पर टैक्स के निर्धारण में टैक्सों में भारी वृद्धि हो जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी नगर निगम द्वारा टैक्स में 20% की वृद्धि की गई थी और एक साल बाद ही टैक्सों में भारी वृद्धि के लिए नया फार्मूला निकाला गया है। 2 वर्ष से कोरोना के कारण आर्थिक संकट झेल रहे नागरिकों पर टैक्स की वृद्धि की मार किसी भी दृष्टि में तर्क संगत नहीं है। नगर निगम ने किराएदारों के किराए में भी वृद्धि का अभियान चला रखा है, जिससे पीड़ित किराएदार सभी जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं। गत वर्ष गृह कर, जल कर और सीवर कर में भी 20% की वृद्धि के साथ साथ कूड़ा कलेक्शन के चार्जेस, जिसे कि आप यूजर टैक्स के नाम से जानते हैं, 600 रुपये सालाना टैक्स की वृद्धि का अभियान जन विरोधी है। कूड़े को उठाना और कूड़े को निस्तारित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम में जनता द्वारा निर्वाचित बोर्ड है। ये टैक्स वृद्धि निर्णय बोर्ड का है। जहाँ तक मेरा संज्ञान है, क्योंकि मैं भी एक निगम पार्षद हूँ, यह निर्णय निर्वाचित बोर्ड का नहीं है। यह निर्णय ना तो महापौर का है, यह निर्णय मात्र नगर निगम के उच्च पदासीन अधिकारियों का है। मेरठ रोड स्थित RKGIT में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। यह शिविर 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भाजपा महानगर इकाई की ओर से आयोजित 3 दिवसीय वर्ग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। मेरठ रोड स्थित RKGIT में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह ने महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि कर सत्र का शुभारंभ किया। सामान्यतः आजादी के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई, वो परिस्थिति के बाद जो देश बना, उस देश में जिस प्रकार की परिस्थिति रही, उन परिस्थितियों को ध्यान में ही जनसंघ का जो हमारा पूर्ववर्ती संगठन था का जन्म। अपनी राजनीतिक विकास यात्रा को मैं 3 चरणों में देखता हूं। एक 1951 से 77 तक, 76 तक, और एक 80 से 2014 तक, और एक 14 से वर्तमान तक। तो आज हम लोग इस डॉक्टर मुखर्जी से विचार विमर्श करके भारतीय जनसंघ के रूप में एक नई राजनीतिक गठन का रास्ता मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मैं राजनीतिक दृष्टि से कोई ऐसा चेहरा जनसंघ के पास या हमारे संगठन के पास नहीं था, और वैचारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं हमारे नजदीक थे।
तो उन जनसंघ के गठन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उस प्रक्रिया मई से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में। उन्होंने कहा कि भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई। नेहरूवाद तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से दुखी होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छोड़ा। कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। भारतीय जनसंघ ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। पहली बार भारतीय जनसंघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का अधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई। भारतीय जनसंघ ने अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दुष्कर्म के आरोपी को छुड़ाने के लिए बजरंग दल के लोग थाने पहुंच गए। वहां उन्होंने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों को पीटा भी। अब इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना गौतम बुद्ध नगर की है। दुष्कर्म के आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे दर्जनों लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। इस घटना में शामिल 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करीब 60 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि सदरपुर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सनी नामक आरोपी को बृहस्पतिवार दोपहर बाद गिरफ्तार किया था। सनी को छुड़ाने के लिए बजरंग दल के नेता गंगा के नेतृत्व में 50 से 60 लोग थाना सेक्टर 39 पहुंचे। इन लोगों ने थाने में हंगामा करना शुरू कर दिया। जब पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोकना चाहा तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। बताया जाता है कि प्रतीक, पुनीत, पंकज सहित कई पुलिसकर्मियों को मारपीट के दौरान चोट आई है। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस मामले में उप निरीक्षक सुनील की शिकायत पर बजरंग दल नेता गंगा समेत 50 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने थाने में हंगामा करने और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म के आरोपी को छुड़ाने आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के आला अधिकारियों की थाने में मौजूदगी के दौरान ही पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी। हंगामे का आलम यह था कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस बात को दबाने में जुट गए। उपद्रवियों ने थाने के अंदर और थाने के बाहर भी पुलिसकर्मियों से मारपीट की। इस घटना ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। थाने पर हुए हंगामे और मारपीट के दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई थी। दोपहर से देर रात तक पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को निपटाने में लगे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। पुलिस ने समय रहते ही साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। इनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक गौर उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहां पे उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है
वो वाहन भी हमारे पास बरामद हैं। कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई मुख्य अभियुक्ता अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया। और श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने बैठक कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में गाजियाबाद के उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। मजदूर प्रतिनिधियों ने भराला के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने आज बुलंदशहर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के कार्यालय में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। श्रम कल्याण परिषद की ओर से आयोजित बैठक में गाजियाबाद के औद्योगिक प्रतिनिधि, श्रमिक प्रतिनिधि के साथ श्रम विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सुनील भराला ने बताया कि श्रमिक कल्याण परिषद के तहत 8 योजनाएं चल रही हैं। इनमें ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना, चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, दत्तोपंत ठेगड़ी मृतक श्रमिक सहायता योजना शामिल हैं। इस मौके पर कोषाध्यक्ष सुशील अरोड़ा, उपाध्यक्ष मंजीत सिंह, अनिल लाकड़ा, मुकेश गुप्ता, JP शुक्ला, किशन सिंह, भीम शर्मा, कुलभूषण समेत कई सदस्य व अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वेब सिटी की सड़कों पर बाइक स्टंट करना महंगा पड़ गया। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टंट करने वाले का 26,500 रुपए का चालान किया गया है। ये वीडियो कल ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यातायात नियमों का उल्लंघन करने व स्टंट दिखाकर खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले एक और स्टंटबाज के खिलाफ SP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा का हंटर चल गया। यह जानकारी देते हुए SP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वाहनों से स्टंटबाजी के वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढकर वाहन स्वामी का पता लगा लिया। वैधानिक कार्रवाई करते हुए उस पर 26,500 का शुल्क भी लगा दिया। श्री कुशवाहा ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि वेब सिटी की सड़कों पर स्टंट करने वाले वाहन स्वामी का नाम अभिनव कुमार है। 2 दिन पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने एक स्टंटबाज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके वाहन पर 5,000 का जुर्माना लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।